स्वागत है साथियों हमारे इस संस्कार गुरुकुलम चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद राज आनंद। इंट्रोड्यूसिंग आवर चैनल। आज हम बात करेंगे जो पिछले टॉपिक में हमने बात किया था पर्सनालिटी, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ नए सिद्धांत को लेंगे। ये आपको मैं बता दूं कि पिछले टॉपिक में हमने पर्सनालिटी के तहत जो सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत था साइको एनालिसिस थ्योरी, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से उसकी परिचर्चा की थी। उसके अंतर्गत हमने चेतन, अचेतन, प्राचेतन, मन पे बात किया था। साथ ही साथ जो अवस्थाएं हैं, ईड अवस्था, ईगो अवस्था और सुपर ईगो, ईड ईगो सुपर ईगो पे हमने बात भी किया था, जिसको हिंदी हम लोग इदम अहम और पराअहम कहते हैं। और इस ऐसा व्यक्तित्व से किस प्रकार से हम पर्सनालिटी पे किस तरह से हम किसी के बिहेवियर को पहचान सकते हैं, वो अगला स्टेप क्या कर सकता है, उसकी प्रकृति क्या हो सकती है, वो अगले स्टेप में क्या सोच सकता है, क्या कर सकता है। वी कैन नो इट वेरी वेल इफ वी हैव द आइडिया अबाउट द प्रॉपर बिहेवियर ऑफ दैट पीपुल। हमने ये सारे बात किया था पिछले एपिसोड पर। आज उसी एपिसोड को सेकंड पार्ट में लेके आ रहे हैं। तो मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में उसका लिंक दे दूंगा, मैं उसे आप जो है देख लेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक करने की कोशिश करेंगे, शेयर करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे जो मानव कल्याणकारी जो भाव है आपके तक पहुँच पाएगा। हमारे जो टॉपिक है, हमारी जो सोच है, हमारे जो ज्ञान है, हम आपके तक पहुँचा पाएंगे। ध्यान रहे साथियों, यह जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि झारखंड टेट, बिहार टेट, सी टेट, रीट, राजस्थान टेट, केंद्रीय विद्यालय संगठन है ना, के भी सारे एग्जाम्स में इनसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मेरे को मिलता है। यूपी टेट में तो जबरदस्त क्वेश्चन इसे देखने को मिलता है, वहीं झारखंड टेट में भी ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। हम चाहेंगे कि आप जो है हमारे वीडियोस को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका नाम है संस्कार गुरुकुलम। वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे। वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके इसको अच्छी तरह से हैंड स्क्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा, उसे आप उसको देख के उसको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग समय को बर्बाद ना करते हुए हम अगले एपिसोड की ओर आते हैं और उसकी मूल जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की जो थ्योरी है वो है हमारा साइकोसेक्सुअल थ्योरी, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, मनोलैंगिक सिद्धांत, विच इज originated by, which is given by मिस्टर सिगमंड फ्रॉइड। तो चलिए हम लोग इस सिद्धांत को स्टार्ट करते हैं। और आज सिद्धांत का जो नाम है वो है हमारा साइकोसेक्सुअल थ्योरी। तो चलिए एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साइकोसेक्सुअल थ्योरी मनोलैंगिक सिद्धांत है ना, मनोलैंगिक सिद्धांत, इस थ्योरी पे हम लोग बात करते हैं। और ये थ्योरी किसने दी है, तो एक हमारे मनोवैज्ञानिक हुए है ना, जिसका नाम है सिगमंड फ्रॉइड। इन्होंने मनोविश्लेषणवाद का भी सिद्धांत दिया था इन्होंने, इसलिए उसको मनोविश्लेषणवादी भी कहते हैं। तो ये कौन है, तो सिगमंड फ्रॉइड नाम का व्यक्ति ने इस सिद्धांत को दिया है ना। क्या नाम है इसका, सिगमंड फ्रॉइड। याद रखिएगा कि 1989 में इन्होंने एक बुक लिखी और उसका बुक का नाम है द इंटरप्रिटेशन, है ना, द इंटरप्रिटेशन है ना, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, है ना। ये जो बुक है, इस बुक में इन्होंने साइको एनालिसिस थ्योरी पे बात की है, साथ ही साथ जो है साइकोसेक्सुअल थ्योरी पे। इसकी जो बुक है ये पब्लिश हुई थी कि कौन से ईयर में, तो 1989 में, 1979 नवासी इसको बोलते हैं हिंदी में लोग। 1989 ईस्वी में ये बुक पब्लिश हुई थी। लेकिन यही बुक जो ज़्यादा फेमस हुआ वो ईयर था हमारा 1910 पर। चूँकि इस बुक को जब लोगों ने गौर किया तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे चीज़ों के लिए, व्यवहार के लिए, पर्सनालिटी को जानने में बहुत अच्छा मददगार साबित भी हुआ। वहीं पे इन्हीं के सिद्धांतों को जो है बहुत ज़्यादा इसका जो विरोध किया गया, जिसके वजह से इनको जो है देश से बाहर निकलना पड़ा, चूँकि ये ऐसा ही कुछ बात किए। वहीं पे इसकी विकिपीडिया जब आप चेक करके देखेंगे सिगमंड फ्रॉइड की, तो ये बताते हैं इस थ्योरी में कि इनकी एक दोस्त हुआ करती थी, इनके साथ में ही रिसर्च करते थे। चूँकि ये एक ऐसे मनोवैज्ञानिक रहे हैं जो बहुत ही कम एज में जो है वो रिसर्च करते थे। और ये जो है रिसर्च किसमें कर रहे थे, चूँकि ये एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर थे, और इनकी जो साथी थी उनके साथ में न्यूरोलॉजिस्ट, एज ए न्यूरोलॉजिस्ट उनके साथ में वर्क करते थे। लेकिन इनके पास जो जबकि यूरोप में 19th सेंचुरी में, यूरोप में आपको याद होगा, जिसको हम लोग अंधा युग कहते हैं या अंधकार युग कहते हैं, डार्क एज ऑफ यूरोप कहते हैं। डार्क एज ऑफ यूरोप इसलिए कहते हैं चूँकि वहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ धर्म पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था यूरोप में, और वहाँ पे धर्म पे ज़्यादा जोर देने
होने के कारण से बहुत सारे रीति रिवाज, मान मर्यादाएं निकल के आई थी और उन मान मर्यादाओं को फॉलो करते थे लोग। और मान मर्यादाएं ऐसे कुछ चीज़ें थी जो कि लोगों की इच्छा होती थी लेकिन वो इच्छा को जाहिर नहीं कर पाते थे, चूंकि वह उस समाज में क्या था, उस समाज में उसकी मान्यताएं नहीं थी वैसा कृत्यकारी, उसको वो कुकृत्यकारी मानते थे। जैसे सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल का डिजायर, तो वहाँ पे यूरोप में माना जाता था कि सेक्स जो है वो गलत चीज़ है, सेक्स कभी भी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। मतलब उसकी एक क्या कहते हैं, उसकी एक वाद चल रहा था उस समय पे, है ना। तो जिस तरह से मार्क्सवाद होता है, जिस प्रकार से नक्सलवाद होता है, जिस प्रकार से रूढ़िवादी होता है, उसी प्रकार से ये एक वाद था जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो मनोविश्लेषणवाद चला वहाँ पे। अब उस वाद के अंतर्गत नई एक पीढ़ी आ रही थी। इस पीढ़ी में उन्होंने सबसे पहले क्या देखा कि उस डार्क एज में जिनके अंदर में बहुत सारे इच्छाएं होती थी लेकिन उन इच्छाओं को, वो मान्यताएं नहीं थी उस समाज में, उन इच्छाओं को क्या करते थे, वो दमन कर लेते थे। बात समझ रहे हैं। अब उन्हीं के वजह से वहाँ के लोगों में एक बीमारी फैली जिनका नाम है हिस्टीरिया। हिस्टीरिया को ज़्यादातर यही कहा जाता है कि जिसमें कि एडिक्शन ऑफ सेक्स होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, द एडिक्ट ऑफ सेक्स, है ना। सेक्स के जो लत होते हैं, जो काम की जो लत होती है, उसी को हम लोग हिस्टीरिया कहते हैं। वैसे यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि चूंकि सेक्स को अगर परिभाषित हमारे जो वातस्यायन महर्षि हैं, महर्षि वातस्यायन, जिन्होंने एक कामसूत्रा नामक पुस्तक की भी रचना की है, वो बताते हैं कि काम क्या है, सेक्स क्या है, तो जिससे हमको आनंद की अनुभूति होती है, जिससे हमको परमानंद की प्राप्ति होती है, उसको हम लोग सेक्स कहते हैं। कोई जरूरी नहीं कि द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द मेल एंड फीमेल ओनली दिस इज सेक्स, नो। जिससे कि हम लोग क्या होती है कि आनंद की अनुभूति, प्लीजर हमको मिले, है ना। क्या मिले हमको, तो प्लीजर मिले हमको, विशेष मेरी पूरा हो जाए, जो मेरी इच्छा वो पूरा हो जाए, उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो यहाँ पे सेक्स कहते हैं, जिससे हमको आनंद की अनुभूति होती है। कोई सेक्स का मतलब ये नहीं कि जो विपरीत लिंग है उसके दोनों के बीच में अंतः क्रिया होती है उसको ही हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेक्स कहते हैं, ये चीज़ नहीं होती है। तो इन्हीं से चीज़ों को जो है हमारे मनोवैज्ञानिक साहब जो है, हमारे मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड इसको आगे निकालते हैं, इसको बताते हैं। उन्होंने बताया कि जो सेक्स होती है ना, द इम्पैक्ट ऑफ सेक्स, है ना, ये बताते हैं कि द इम्पैक्ट ऑफ सेक्स द इम्पैक्ट ऑफ सेक्स इन किसमें, तो इन पर्सनालिटी में सेक्स का जो इम्पैक्ट होता है उसकी ये परिचर्चा वो करते हैं, बताते हैं कि किस प्रकार से जो इच्छा, मतलब कि क्या है, सेक्स जो है वो पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। चूंकि सेक्स क्या है, तो मैंने आपको बताया कि जिससे कि आनंद की अनुभूति होती है, और जो आनंद की अनुभूति होती है, जो चीज़ इच्छा होती है, अगर उसको प्राप्त कर लिया तो वो ईड हो गया है ना। जिसको प्राप्त कर लिया किसी भी कीमत में, जैसे हमको कोई इच्छा हो रही है, किसी भी कीमत उसको प्राप्त करना है, वो क्या है, ईड है, तो ये ईड होती है। ईगो क्या है, ये सारा चीज़ हमने बता दिया पिछला वीडियो में, उसकी लिंक हम जारी कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जो है वहाँ से आप देख सकते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से हमने उसको साधारण भाषा में समझाने की कोशिश किया है। तो उन्होंने बताया सेक्स का भी जो पर्सनालिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वहीं पे वो बताते हैं कि किस प्रकार से अनकॉन्शियस माइंड में जो स्ट्रेस डेवलप होता है, जो स्ट्रेस आता है, उसके वजह से व्यवहार में परिवर्तन होता है, और वह व्यवहार अगर लंबे अरसा तक चलती है तो वही तो व्यक्तित्व कहलाती है। समझ गए बात को ना। तो ये वो बताते हैं हमारे मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड। फिर वो कहते हैं कि जो डेवलपमेंट होती है पर्सनालिटी में, जो डेवलपमेंट होती है, वो कहते हैं कि इस साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के अंतर्गत, है ना, वो स्टेजेस में बांट दिए हैं। इसको क्या किया है, वो उसको स्टेजेस में बांट दिया, जिसको कि वो यूनिवर्सल स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल थ्योरी कहते हैं। हम इसको कह सकते हैं क्या चीज कि यूनिवर्सल, है ना, यूनिवर्सल स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल थ्योरी। इसमें से स्टेजेस की बात की है उन्होंने, हम लोग भी एक एक करके स्टेज को देख लेते हैं। उन्होंने पहली जो स्टेज की बात की है वो है हमारा एनल स्टेज, जिसको कि हम लोग हिंदी में इसको कहते हैं गुदावस्था, है ना, गुदावस्था, है ना। सॉरी एक मिनट रुक जाइएगा। पहला जो स्टेज है उसको हम लोग कहते हैं ऑरल स्टेज, आई एम सॉरी फॉर दैट। पहला जो इसका स्टेप आता है, पहला स्टेज आता है, उसको हम लोग ऑरल स्टेज कहते हैं, और इसका हिंदी जो होता है मुखावस्था होता है, और इसकी जो एज होती है वो होती है फ्रॉम बर्थ टू 1.5 ईयर्स, है ना, ऑरल स्टेज होती है। वही दूसरा जो स्टेज होता है वो उसका क्या होता है, तो एनल स्टेज होता है। एनल स्टेज होता है जिसको कि टाइम पीरियड जो बॉन्ड रखा है इन्होंने, वो कहते हैं 1.5 साल से लेके
3 ईयर्स तक, 3 साल तक इनकी कार्यकाल होती है। वहीं पे अगर थर्ड स्टेज की बात करें हम लोग, तो थर्ड स्टेज में आता है हमारा फैलिक स्टेज। क्या होता है ये? फैलिक स्टेज, जिसकी एज जो है 3 से 6 वर्ष तक होती है। क्लियर है यहाँ पे? फिर जो चौथी स्टेज होती है उसको हम लोग लैटेंसी स्टेज कहते हैं, सुसुप्तावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सुसुप्तावस्था, सुसुप्तावस्था ना, लैटेंसी स्टेज कहते हैं। तो इसकी जो टाइम पीरियड है वो 6 से 12 साल तक है। वही जो पांचवी स्टेज है, वही जो अगर कहें हम लोग पांचवी स्टेज के बारे में बिल्कुल कट नहीं रहा है। पांचवी स्टेज जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जेनिटल स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनिटल स्टेज कहते हैं। एक एक करके सबको देखते हैं। इसका 12 ईयर से हमारे कहिए ना अप लास्ट स्टेज तक है ना, क्या होता है? प्रौढ़ावस्था तक, एडल्टहुड तक। क्लियर है? अब एक एक करके हम अवस्थाओं को देख लेते हैं। पहला मुखावस्था को देखते हैं। मुखावस्था क्या है? मुखावस्था में हमारे सिगमंड फ्रायड महोदय कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर आनंद की अनुभूति वो किससे प्राप्त करते हैं? तो अंगूठा चूस के प्रभाव पर करते हैं। अगर उनके सामने कोई सामान खिलौना दे दिए तो वो उसको मुंह में डाल लेगा, चूंकि उसको मुंह से ही उसको ज़्यादा आनंद प्राप्त होती है, उसको प्लीजर फील होता है। उसकी विशेष रहती है कि हम जो मेरे सामने जो भी चीज़ आए वो उसको मुँह में ले लेता है। तो ये क्या चीज़ है? ऑरल स्टेज कहलाता है। ऑरल स्टेज क्या है? तो मैंने बताया जैसे अंगूठा चूसना, ये क्रियाकलाप देखेंगे। अंगूठा चूसना, खिलौना को मुंह में ले लेना, कोई भी चीज़ है उसको मुंह में ले लेना, और उससे उसकी यदि आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑरल स्टेज कहते हैं। बात यहाँ पे समझ में आ गया। लेकिन हमारे सिगमंड फ्रायड महोदय इसको 1.5 साल तक ही मानते हैं। लेकिन यही ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 1.5 साल तक ही, अगर इसकी प्रवृत्ति यहीं पर खत्म नहीं होती है, इसकी जो विशेष है, जो प्लीजर है, अगर यहाँ तक खत्म नहीं हो पाया, इसकी जो प्लीजर, अगर प्लीजर की बात करें जिससे आनंद की अगर इसको पूरा नहीं हो पाती है, इसका मतलब इच्छा पूरी नहीं हो पाती है, तो ये आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे बड़े होते हुए भी वो क्या करते हैं? तो मुंह से जो है आनंद की अनुभूति करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग देखेंगे गुटखा खाते हैं, खैनी खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, गंजा पीते हैं, तो वो मुख से वो क्रियाकलाप करके आनंद की अनुभूति लेती है, चूँकि उसको मुख से बहुत ज़्यादा उसको क्या मिलती है? आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए ऑरल स्टेज में भले ही दिया है जन्म से 1.5 साल तक, लेकिन अगर ये परिपूर्ण नहीं हो पाती है तो ये आगे चल के बड़े लोगों में भी ये चीज़ें पाई जा सकती है। वहीं पे सेकंड अगर बात करें एनल स्टेज है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो गुदावस्था कहते हैं। और इसमें से जो है बच्चे आनंद की, चूंकि 1.5 से 3 साल के बच्चे को लिए इन्होंने, तो ये देखिएगा कि 1.5 से 3 साल के बच्चे क्या होते हैं? वो क्या करते हैं? तो गुप्तांग से जो है, गुप्तांग जो है उससे वो क्या करते हैं? तो आनंद की अनुभूति लेते हैं। जैसे कि टॉयलेट करना है ना, वो क्या करते हैं? तो टॉयलेट करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि जब टॉयलेट वो करते हैं तो उसको आनंद की अनुभूति होती है। आप ज़्यादातर गौर किए होंगे अपने भाई बहनों बच्चों लोगों में कि जो बच्चे होते हैं जब उनको टॉयलेट लगता है तो वो क्या करते हैं कि टॉयलेट को रोक लेते हैं कुछ देर और एक गति के साथ में करते हैं, उससे उनको आनंद की अनुभूति होती है। ये एनल स्टेज में देखने को मिलता है। वहीं पर अगर उनकी माता पिता इस स्टेज में आके उन्हें अगर क्या करते हैं? मेंटली टॉर्चर करते हैं। जैसे एज ए उदाहरण देते हैं कि एक बच्चा, चूंकि वो बच्चा है तो बाथरूम तो तुरंत जाएगा नहीं, धीरे धीरे आदत लगेगा उसमें, तो वो बच्चा क्या करता है कि जहाँ मौका मिलता है वहीं वो टॉयलेट कर देता है। उनकी मम्मी क्या करती है? तो उनकी मम्मी उसको डांटती है। अब उनकी मम्मी जो है उसको अगर क्या कर रही है? डांट रही है ना, उनकी मम्मी अगर उसे डांट रही है, चूंकि दिखाई पड़ रहा है, हाँ दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा सा इसको कोई बात नहीं, देख लीजिएगा, थोड़ा सा इंक भर लेते हैं, नहीं तो है ना, थोड़ा सा इंक हम इसमें डाल देते हैं। तो और भी मार्कर था हमारा, वेयर इज द अनदर मार्कर, या हियर, चलिए देखिए। तो बात समझिएगा हम क्या बता रहे थे। तो ये हमारा ऑरल स्टेज है। ऑरल स्टेज में आपको बता दिए। एनल स्टेज क्या है? तो एनल स्टेज में बच्चे जो आनंद की अनुभूति करते हैं वो कहाँ से? तो गुप्तांगों से करते हैं। उन्हें टॉयलेट करना बहुत अच्छा लगता है, उससे वो आनंद की अनुभूति करते हैं। अगर वहीं उनके माता पिता क्या करते हैं? अगर वो टॉयलेट करते हैं और उनको अगर डांट प्रकार लग जाता है, अब डांट की वजह से वो क्या करता है? वो इच्छा को दमन कर लेता है। वो सोचता है कि नहीं, बाथरूम करना गलत है। वो कंफ्यूज रहता है कि बाथरूम कहाँ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसलिए कि वो इनकी यहाँ पे अगर ये प्लीजर उनका यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाता है तो ये आगे चल के भी ये अवस्था आगे बढ़ती है। वही इनकी जो बेटी है सिगमंड फ्रायड की, इस थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं और वो कहते हैं कि जरूरी नहीं कि 1.5 से 3 ही वर्ष रहेगा। अगर उनकी परिपूर्णता नहीं हो पाती, उनकी इच्छा कंप्लीट नहीं हो पाती है, परिपूर्ण नहीं हो पाती है, तो जिसके वजह से आप देखेंगे ज़्यादातर बच्चों में ज़्यादा उम्र होने के बावजूद भी
उम्र बढ़ जाती है लेकिन फिर भी वह बेड में जो बेड बिस्तर गिला कर देते हैं, है ना, सपने में क्या करता है वो बाथरूम कर देता है। ये सारा स्टेज हमारे एनल स्टेज में कोई जरूरी नहीं 3 साल तक, ये 3 साल से बड़े बच्चे में भी ये पाया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं बूढ़े लोगों में पाया जा सकता है। ये इसलिए वजह से होता है, इसी वजह से होता है क्योंकि उनकी यहाँ पे ये वाली जो अवस्था थी उसमें उनको क्या किया गया था, उनका दमन किया गया था, उनको बहुत टॉर्चर किया गया था, है ना। उनकी इसीलिए यहाँ पे गार्जियंस का बहुत बड़ा रोल रहता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे अंगूठा चूस रहा है, उनको डांट रहे हैं, बराबर ये कर रहे हैं, अंगूठा चूसे तमाचा मार दिए उसके मुंह पे, तो वो क्या करता है, अंगूठा नहीं चूसता है। लेकिन वही आगे चल के वो गुटखा खाने वाला बन जाता है, वो एकदम चूस चूस के अंगूठा को जो है सॉरी वो क्या कहते हैं, गुटखा को चूस के जो है आनंद की अनुभूति लेते हैं, बीड़ी पी के अनुभूति लेते हैं, वो मुख से लेते हैं। तो गार्जियन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। थर्ड जो स्टेज है वो हमारा फैलिक स्टेज है, और सिगमंड फ्रॉइड महोदय जो है हमारे फैलिक स्टेज पर, है ना, हमारे फैलिक स्टेज पे जबरदस्त बात करते हैं, और यही तीनों को वो मूल इंपॉर्टेंट मानते हैं व्यक्तित्व के लिए। वो कहते हैं कि व्यक्तित्व की जो अगर परिभाषित अच्छी तरह से आधार अगर मान लेके चले तो वो तीनों, यही तीनों से हम भविष्य में क्या लोग कर सकता है, क्या सोच सकता है, क्या ये सारा चीज यहीं से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, फैलिक स्टेज में यही ये बात करते हैं कि बच्चों में जो कामिच्छा होती है, फैलिक स्टेज में पहले हम बता देते हैं कि इनकी प्रवृत्ति क्या होती है। तो फैलिक स्टेज में जो बच्चा होता है वो अपोजिट सेक्स का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। जो अपोजिट सेक्स, अगर वो लड़की है तो क्यों है, मैं लड़का हूं तो क्यों है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, दोनों में विभेद क्या है, दोनों में अंतर क्या है, जिसके वजह से हमको लड़का, समाज उसको लड़की कहती है। तो ये सारे चीज उनके बारे में वो क्या करते हैं, तो उनके अंदर में वो जागरूकता रहती है दोनों के बीच में। और वहीं पे देखा गया है कि इसी 3 वर्ष से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो अपने जो लड़का है, जो बेटा है, उसको माँ से बहुत ज़्यादा लगाव रहता है, और जो बेटी होती है उनको पिता से बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। यही इस थ्योरी, इस फैलिक स्टेज में जो उन्होंने चर्चा की है, यही सबसे बड़ा विवाद का कारण बना है। तो हमारे सिगमंड फ्रॉइड महोदय कहते हैं कि एक बेटा को अपने माँ से लगाव इसलिए होता है क्योंकि उनमें से जो है सेक्सुअल इंटर रिलेशनशिप होता है। अब क्योंकि अब लोग अगर मीनिंग गलत निकाल ले कि सेक्स का मतलब तो होता है रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ से आनंद की अनुभूति होती है, ज़्यादातर उनको माँ से लगाव रहता है बेटा को, और इसी वजह से जो है माँ से लगाव होने के कारण वो बताते हैं कि इलेक्ट्रल जो ग्रंथि होती है उसी वजह से ये इलेक्ट्रल ग्लैंड्स की वजह से ऐसा होता है। एक ग्रंथि है, ग्लैंड्स है, जिसको नाम उन्होंने इलेक्ट्रल ग्लैंड्स दिया है। और उन्होंने कहा कि एक लड़का का जो माँ से प्रेम होता है वो सेक्स मतलब काम इच्छा के कारण से होता है, और एक लड़की का, एक बेटी का अगर पिता से अगर लगाव होता है तो वो भी एक काम इच्छा को प्रदर्शित करता है। ये हमारा सिगमंड फ्रॉइड महोदय कहते हैं। ये बहुत ही बड़ा विवाद जो है फैल गया, और जिसके वजह से ये यूएसएस इसको बाहर जाना पड़ा, चूँकि बहुत ज़्यादा विवादित, क्योंकि नीतिगत ये बातें नहीं है, ये नीति के खिलाफ होती है। हमारी नॉर्म्स जो है, इस नॉर्म्स में, क्योंकि हमारे संप्रदाय, हमारे धर्म में माता का जो दर्जा है वो एक पवित्र दर्जा दिया जाता है। अगर शाश्वत प्रेम की डोर अगर कहा जाता है तो माँ और बेटा को कहा जाता है। यही एक ऐसा संबंध है, एक रिलेशन है माँ और पुत्र का, जो कि क्या होती है, तो जो कि पवित्र एक संबंध माना जाता है। और वो सिगमंड फ्रॉइड इनको जो है अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जिनके वजह से इनकी बहुत ज़्यादा ही आलोचना होती है। अब इन चीज़ को प्रूव करने के लिए वो जो एक कहानी को लेते हैं, एक एक ग्रीक, यूनान की एक कहानी है, कथा है, कथालोक है, लोक कथा है कि ऑडिपस इलेक्ट्रा की कहानी। तो ऑडिपस इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स के अंतर्गत वो बताते हैं। पहले ऑडिपस कम्प्लेक्स क्या है, इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स क्या है, इस पर बात कीजिएगा। थोड़ा सा देखिए, ऑडिपस कम्प्लेक्स थोड़ा समझ लीजिएगा। ऑडिपस कम्प्लेक्स क्या है, बेटा का, देखिए बेटा का माता के बीच में प्रेम का संबंध। वहीं पे इलेक्ट्रा की अगर बात करें, इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स ये क्या है, तो बेटी का, है ना, बेटी का पिता से लगाव या प्रेम, ये कहलाता है। क्या कहलाता है, ये इलेक्ट्रा कहलाता है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा, है ना, चलिए पानी बाद में पी लेंगे, देख लीजिए, पहले इसको खत्म कर देते हैं। ये इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, ये इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स होता है। ऑडिपस मतलब बेटा का माता से लगाव और बेटी का पिता से लगाव, तो वो इलेक्ट्रा हो गया। अब ये जो पौराणिक जो लोक कथा है हमारे यूनान में, वहाँ पे नाटककार लोग बहुत इसको अच्छे से प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि एक जो यूनान के जो पूर्व में बहुत एक राजा हुआ करते थे, और वहाँ की जो रानी थी वो एक्चुअली वास्तव में जो आर्गस है ना, उनकी राजकुमारी, आर्गस की जो है क्या थी, तो वो राजकुमारी थी।
और वो वहाँ के जो राजा थे, है ना, तो उनके राजा और रानी के एक पुत्र हुआ जिनका नाम हम लोग ऑडिपस दिए वहाँ पे, ठीक है। ऑडिपस का लड़का था, चूंकि उसके माता से बहुत ज़्यादा लगाव था, और ये जो माता का इनसे जो लगाव हुआ, बहुत ही उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप रहा। यही जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा आता तो उनको लगता है कि माँ का प्रेम अब हमसे दूर हो रहा है। उसका मूल वजह जो है पिता है, क्योंकि पिता के कारण से, क्योंकि माता का पिता से बहुत ज़्यादा अत्यधिक प्रेम हो जा रहा है, और मेरे जो प्रेम है वो हिस्सा पिता को जा रहा है। तो वो क्या करते हैं, पिता का मर्डर कर देते हैं और अपनी माँ से ही शादी करते हैं और राजपाट को वो आगे बढ़ाते हैं। तो इस वजह से ये कहानी यूनान की है, वहाँ पे संस्कृति वैसा रहा होगा, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे मॉरल, हमारे जो समाज के जो तौर तरीके हैं, इसमें इसको जगह नहीं दिया गया है, इसको गलत माना गया है, घृण माना गया है। तो यही कहानी रही और ये बहुत ही बड़ा विवाद रहा। अब लेटेंसी स्टेज आते हैं, और इस स्टेज में जो 6 से 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, इसमें इसको सुसुप्तावस्था इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें भी सेक्सुअल डिजायर होता है। विपरीत सेक्स के बीच में, विपरीत सेक्स के बीच में, जो हमारे लड़का लड़की के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है, लेकिन वो आकर्षण को वो छुपा लेता है। एक लड़का और लड़की के बीच में आकर्षण को वो छुपाता है और वो कोशिश करता है कि लड़कियां से वो नफरत कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, इंटरनली वो अफेक्शनेशन है उनके साथ में। लेकिन वो इस स्टेज में वो क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं को दमन कर लेते हैं। यही पर वो बच्चा जो है 3 से 6 वर्ष के, जो ये 6 से 12 वर्ष के बच्चे, तो वो शर्म को फील करता है, शर्म उसको लगने लगता है। माँ का ज़्यादा लगाव भी जो है 6 से 12 वर्ष के बच्चे को, यदि माँ उसको बहुत ज़्यादा प्रेम करे तो उनको शर्म महसूस होता है। मतलब वो क्या करता है, इच्छा को दमन कर लेता है। उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको दूर करता है। एक लड़का एक लड़की के बीच में जो अट्रैक्शन होना चाहिए उसको वो क्या करता है, दमन कर लेता है। और यहाँ पे जो इसी अवस्था में आप देखेंगे कि ये एक्चुअली बाल्यावस्था है, तो इसमें देखेंगे कि 6 से 12 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो अपना समूह अलग बनाते हैं। लड़का लड़का के ग्रुप में रहता है और लड़कियाँ लड़की के ग्रुप में रहते हैं। भले वो दिखाते हैं दोनों के बीच में मतलब कि कोई आकर्षण नहीं है, वो नफरत करते हैं लड़का लड़की आपस में, लेकिन नहीं, दोनों के बीच में अट्रैक्शन ही होता है। लेकिन वो अपनी इच्छाओं को दमन कर लेते हैं और बच्चा यहाँ पे सेक्स वाले चीज़ों से लेके जो भी फिजिकल जो उनके बीच में लड़का लड़कियों के बीच में होता है वो बहुत ही शर्मिला हो जाता है। समझ, वैसे कहा जाता है कि बच्चियों में जो ये स्टेज पहले ही आ जाता है, 4-5 वर्ष से ही जो है समझदारी उनको आ जाती है और वहीं से वो थोड़ा सा दूर होने लगते हैं। ये हमारा लेटेंसी स्टेज सुसुप्तावस्था हो गया। नेक्स्ट हमारा जेनिटल स्टेज। क्या है हमारा जेनिटल स्टेज? अब जेनिटल स्टेज को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। इसमें से जेनिटल स्टेज में इसका जो कहा गया है स्टेज वो एडल्टहुड से ना, मतलब कि एडोलसेंस से किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलता है। तो इसमें से समझ जाएगा जेनिटल स्टेज में क्या होता है कि इसमें जो उतना दिन जो क्या रहा, तो सेक्स की जो इच्छा थी, है ना, काम की जो इच्छा थी 6 से 12 वर्ष में वो दमन रह गया। लेकिन यहाँ पे रीअवेकनिंग हो जाती है, ये फिर से जग जाता है और ये सेक्सुअल रीअवेकनिंग के कारण से ये बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं और वो अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत ज़्यादा ही क्या होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अलवर करते हैं और वो दोनों एक दूसरे के बीच में फ्रेंडशिप करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये जेनिटल स्टेज है। ये इन्हीं स्टेज को लेके वो जो है इन चीज़ों को बराबर परिचर्चा करते हैं और वो कहते हैं कि सेक्स के ही वजह से हम पर्सनालिटी को भी आधारित डिफाइन कर सकते हैं। मतलब सेक्स के आधार पे भी हम पर्सनालिटी को जो है हम क्या कर सकते हैं, तो वो डिफाइन कर सकते हैं। बात आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी। वहीं पे हमारी जो गिलिगन मैम है, वो बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक रहे हैं, वो अभी जिंदा भी है। तो वो इनकी बहुत सारे क्रिटिसाइज करते हैं, चूंकि इनकी आलोचना बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इनकी क्या करते हैं, तो आलोचना करते हैं। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या इसकी आलोचनात्मक बातें हैं। पहला बात, इनकी खुद जो बेटी है वो कहती है कि नहीं, ये स्टेज यहीं तक सीमित नहीं रहता है, ये 3 वर्ष तक इसमें रहता है, ये आगे भी रह सकता है। मुंह से आनंद की अनुभूति लेना, मुखावस्था, ये कोई जरूरी नहीं कि 1.5 साल, ये आगे भी चल सकता है। फिर कहता है 1.5 से लेकर 3 वर्ष में जो होता है एनल स्टेज होता है। कोई जरूरी नहीं है कि ये एनल स्टेज जो है 1.5 से 3 वर्ष ही गुप्तांग से ही ये अनुभूति लेता है, ऐसा बात नहीं, ये आगे भी चलता है। जब इसको वो चीज़ परिपूर्णता नहीं हो पाती बचपन में, ये आगे चल के ये क्या करते हैं, तो अपने जो सेक्स ऑर्गन्स है उससे वो क्या करते हैं, तो आनंद की अनुभूति लेते हैं।
तो ये भी हितकर मतलब निंदक होता है, क्योंकि गार्जियन को यहाँ पे थोड़ा सा ट्रीट करना चाहिए अच्छे से, उनकी जो इच्छा बचपन वाली है उसको परिपूर्ण होने देना चाहिए। अब यहाँ पे अब एक बच्चा है, वो बराबर टॉयलेट करता है, टॉयलेट करने में उसको मम्मी डांट रही है, तो आगे चल के उनको अपने बड़े होने के बावजूद भी देखिएगा वो बिस्तर गिला कर देता है। क्यों? क्योंकि उसमें उसको आनंद की अनुभूति थी। और भी बड़े हो जाते हैं, बिस्तर गिला नहीं करते, लेकिन अपने जो सेक्स ऑर्गन्स है उससे भी वो आनंद की अनुभूति करते हैं। ये सारे चीज होते हैं। तो ये सारे स्टेज को उन्होंने बताए, लेकिन ये आगे इसको गलत माना गया, क्योंकि ये आगे इसी उम्र तक सीमित नहीं रहता, ये आगे तक भी चलते रहता है। ये पहला उसका जो है आलोचना किया गया। वही दूसरी आलोचना क्या कि ये कहते हैं कि ये जो हमारे सिद्धांत है, इन्होंने बात किया बच्चों पे, लेकिन रियलिटी में ये रिसर्च जो करते हैं ना, ये रिसर्च किस में करते हैं? तो हिस्टीरिया के पेशेंट में करते हैं, जो कि एडल्ट होते हैं। सोचिए कि ये रिसर्च कर रहे हैं किस पे? बड़ों पे कर रहे हैं, एडल्ट पे कर रहे हैं ना, प्रौढ़ व्यक्तियों पे कर रहे हैं। और ये सिद्धांत किस पे आप प्रक्षेपित कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं किस पे? तो बच्चों पे कर रहे हैं। इस वजह से ये फॉर्म ये सही नहीं है। दूसरी चीज, हमारे जो गिलिगन मैम है, जो गिलिगन है हमारी, वो बहुत ही अच्छी साइकोलॉजिस्ट रही है। वो कहती हैं कि ये जो है पूरे में बात करते हैं, सेक्स की बात करते हैं, लेकिन जब रिसर्च ये करते हैं सिर्फ और सिर्फ पुरुषों पे करते हैं, महिला पे तो पुरुष करते ही नहीं है। तो ये लिंग प्रतिबद्धता को लेके जो है इनका विरोध करती हैं, इस सिद्धांत का। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इसको अपने अपने तरीके से इसका विरोध करते हैं। तो आई होप हमको समझ में लग रहा है, जैसा कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। और अगर ये चीज़ आपको जो है समझ में आ रही है, तो आप व्यक्तित्व को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। वैसे हमें मूल रूप से परीक्षा पास करना होगा, हमको मनोवैज्ञानिक बनना है नहीं। तो इन सारे टॉपिक, जो ये टॉपिक है हमारे साइकोसेक्सुअल थ्योरी, इसको हम यहीं पे इसको कंप्लीट करते हैं। हमने सारे जितनी बातें करना चाहिए वो सारे बातों को हमने किया आपके बीच में। अब इसी जगह पे इसी टॉपिक को जो है हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं, और फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड पर, जहाँ पे कुछ नए और टॉपिक्स को लेके आएंगे। शायद चेतन और चेतन, बहुत सारे विद्यार्थी चेतन और चेतन मन को जो है, पराचेतन मन को जो है, इसको और भी आगे बढ़ाना है। तो एक बार टॉपिक को फिर से चेतन और चेतन पराचेतन पे अगली वीडियो उस पर हम लाते हैं। फिर यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म पे बात कर लेंगे, जो कि हमारे सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया है। सॉरी, ये एना जो फ्राइड है ना, इसकी बेटी, सिगमंड फ्राइड की बेटी एना फ्राइड ने दी है, उसको भी एक बार देख लेंगे। फिर और भी हम कोशिश करेंगे कि पेडागोजी के अंतर्गत जो भी टॉपिक आता है उसको अच्छी तरह से आपके सामने हम पूरे थ्योरी को प्रस्तुत कर दें, ताकि आने वाले समय में एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, हम यहीं पे वीडियो को रोकते हैं और फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड पर। आज के लिए यहीं पे बस। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय।